आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे दैट इज जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड। इट इज अ पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज बिफोर 2023 बट रिसेंटली हमने देखा देयर वाज अ डीमर्जर इन द रिलायंस इंडस्ट्री। डीमर्जर का मतलब क्या है? जब एक बड़े बिजनेस में से एक छोटा बिजनेस निकल के अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है। तो जियो फाइनेंशियल लिमिटेड अलग से लिस्ट हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज में से निकल के। जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर था उनको एक शेयर मिला रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड का। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर थे तो आपके पास अब 100 शेयर जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड के भी होंगे। तो इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे और इसके थोड़े फंडामेंटल्स और इसके थोड़े क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सचिन बिरला आपका गाइड, आपका मेंटर इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट लेके आया है एक्सक्लूसिव एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस ऑन जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड। हमें पता है कि यार रिलायंस जिस भी इंडस्ट्री में कदम रखता है उसमें एक डिस्ट्रप्शन ला देता है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। जियो टेलीकॉम के बारे में हम सब जानते हैं कि हाउ सक्सेसफुल इज दैट बिजनेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स के बारे में भी हम जानते हैं, दैट वाज अ वेरी वेरी ओल्ड बिजनेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अब रिलायंस ने कदम रखा है फाइनेंस बिजनेस में, लेंडिंग बिजनेस में, एएमसी बिजनेस में, इंश्योरेंस बिजनेस में। तो हम इनको देखते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड के। तो इफ वी डिस्कस, Geo Financials is into the following four businesses. इनका एक लेंडिंग बिजनेस है जो कि जियो फाइनेंस लिमिटेड के नाम से है। देन वी हैव इंश्योरेंस बिजनेस जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड के नाम से। डिजिटल पेमेंट बिजनेस जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड या जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। और एएमसी बिजनेस दैट इज प्रपोज्ड एंड दे आर कमिंग विद द जॉइंट वेंचर विद द ब्लैक रॉक। मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, ब्लैक रॉक इज द नंबर वन कंपनी, नंबर वन एएमसी इन द वर्ल्ड। तो एक एक करके हम इन बिजनेसेस के बारे में देखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम इसके टेक्निकल व्यू भी देखेंगे। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि टेक्निकल व्यू भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चार्ट्स में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जिससे कि आपको कहां पे कैसे इसमें ट्रेड करना है वो आपको पता चलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेंडिंग बिजनेस। लेंडिंग बिजनेस इंडिया में बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 80% यूथ पॉपुलेशन है, दैट इज बिलो 28 ईयर्स और अराउंड 28 टू 30 ईयर्स। तो यहाँ पे लेंडिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है। और जियो फाइनेंशियल्स को अभी रिसेंटली आरबीआई की तरफ से एनबीएफसी लाइसेंस मिल गया है। तो अभी करंट अगर हम बहुत बड़े प्लेयर की बात करें जो इस इंडस्ट्री में है, वो एक ही प्लेयर है, दैट इज बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस इज अ सिंगल सोल प्लेयर इन दिस रिटेल लेंडिंग बिजनेस। तो अब एक और उसका कॉम्पिटिटर आ जाएगा, दैट इज जियो फाइनेंशियल्स। देखो, अब जियो फाइनेंशियल्स के आने से डेफिनेटली बजाज फाइनेंस को एक कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बजाज फाइनेंस का पूरी तरह से बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। इतनी पॉपुलेशन और इंडिया भूखा है अभी पैसों का। हमारे पास जो ये यूथ पॉपुलेशन है, दे आर द हाईएस्ट टेकर्स ऑफ दी स्मॉल टिकट लोन्स, 50,000 60,000, क्योंकि ईएमआई फ्री लोन मिलता है। आप अभी किसी भी रिटेल स्टोर पे जाओ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाओ, तो वहां पे आपको एक बंदा जरूर दिखेगा बजाज फाइनेंस का, जो कि आपके पास आएगा, बोलेगा सर आप 1 लाख का मोबाइल बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हो, वी आर ऑफरिंग यू द फ्री ईएमआई। एक छोटे से अपफ्रंट चार्ज लेते हैं और 0% की इंटरेस्ट पे आपको ईएमआई बनवा के दे देते हैं। तो ऐसा ही कुछ मॉडल डेफिनेटली जियो फाइनेंस भी लेके आएगा। और जियो फाइनेंस लिमिटेड के पास एक एज और होगी। वो क्या एज होगी? क्योंकि आपने देखा है कि रिटेल सेगमेंट में रिलायंस है, उसके बहुत सारे रिटेल स्टोर्स है, रिलायंस डिजिटल के नाम से स्टोर्स हैं। इसमें डेफिनेटली उनका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड बेस बन जाएगा, जहां पे अभी शायद कोई और कंपनी लेंडिंग प्रोवाइड कर रही होगी, तो वहां तो डेफिनेटली जियो फाइनेंस लेंड करेगा ही। आपको इसका ग्रोथ दिखाऊं कि कैसे बजाज फाइनेंस ने 8-9 सालों में अपने रेवेन्यू को बूस्ट किया है। आप ये अगर देखोगे तो अराउंड 5 साढ़े 5 हजार करोड़ का रेवेन्यू था 8 साल पहले, 2015 के आसपास बजाज फाइनेंस का। और आज के टाइम पे अगर मैं देखूं तो वो रेवेन्यू बढ़ के अराउंड 41,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो ये जो ग्रोथ आई है, ये हमारी जीडीपी से भी ज्यादा ग्रोथ है। जो ग्रोथ हमारी जीडीपी में आई है उससे ज्यादा ग्रोथ है। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त स्कोप है। तो जियो फाइनेंस लिमिटेड डेफिनेटली
एक ब्रेक थ्रू देगा इस बिज़नेस में और डेफ़िनेटली 2 प्लेयर हो जाएँगे, तो लोगों के पास भी चॉइस होगी और जैसे कि जियो ने हमेशा किया है, किसी भी बिज़नेस में आने से पहले उसमें सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को अटैक किया है बाय देयर प्राइसिंग बिकॉज़ दे हैव लॉट ऑफ फंड्स, देयर बैलेंस शीट इज़ वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ रिजर्व। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड बिजनेस दैट इज इंश्योरेंस बिजनेस। तो जियो इंश्योरेंस बिजनेस में किस नाम से आएगा? जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड। अब आप ये देखोगे कि इंडिया में इंश्योरेंस होल्डर बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस की नॉलेज ही नहीं है लोगों को। इंश्योरेंस को अभी जो कंपनीज बेचती हैं वो इन्वेस्टमेंट के साथ मिला के बेचते हैं, बट अब जैसे जैसे लोगों को इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा, प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, वैसे वैसे ये नंबर इंक्रीज होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतनी ज्यादा रेगुलेटेड है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पे जियो कैसे अपना एक ब्रेक थ्रू देगा? जियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर पाएगा, जो कि उसकी हमेशा एक स्ट्रैटेजी होती है बिज़नेस में आने की, कि पहले हेवी डिस्काउंट्स दो, कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकालो एंड देन मेक अ ब्रेक थ्रू। यहाँ पे क्योंकि रेगुलेटेड बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे एक चैलेंज आएगा क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं दे पाएंगे। हेवीली रेगुलेटेड है, आईआरडीए के बहुत सारा स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो लगेंगे इन इस जियो फाइनेंशियल जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग को कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे इसमें अपने पैर जमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखती है, दैट इज द कंपनीज गुडविल एंड इट्स क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्योंकि ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश कंपनीज है उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका एक यू कैन से रिकॉर्ड मेंटेन्ड है कि जहां पे हमने क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं और वहां पे हम जज कर सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पे जाना है। और अभी भी लोगों का बहुत ज्यादा बिलीव एलआईसी पे है, प्राइवेट इंश्योरेंस को अभी भी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंश्योरेंस बिजनेस में एक चैलेंज आएगा। बट अगेन insurance is a very growing sector in India, so any new player will have its market shares existing. So देखते हैं अब नेक्स्ट बिजनेस के बारे में। डिजिटल पेमेंट बिजनेस इंडिया में डेफिनेटली बाय प्रोवाइडिंग ओनली द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ऑलरेडी बहुत सारे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, भारत पे है, तो एक प्लेटफॉर्म जियो भी अपना प्रोवाइड करेगा अंडर द नेम जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है? प्रॉफिटेबिलिटी आती है क्रॉस सेलिंग से। आप ये देखो कि पेटीएम भी क्रॉस सेल करता है अदर प्रोडक्ट्स। पेटीएम गिव्स साउंड बॉक्सेस टू द रिटेल मर्चेंट्स, जहां से वो एक मंथली रेंटल फीस लेता है, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करता है। इट गिव्स स्मॉल टिकट लोन्स आल्सो, जो कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है पेटीएम में, वो स्मॉल टिकट लोन्स को स्टॉप कर रहा है एंड इट विल गो इनटू द हायर लोन्स। फोन पे ने इंश्योरेंस बेचना चालू किया है जिससे कि उसको एक रेवेन्यू मिलेगा। तो ये रेवेन्यू मॉडल्स जियो को भी डेवलप करने पड़ेंगे। बट यस, इफ इट इज गिविंग अ पेमेंट सॉल्यूशन तो उससे एक नेटवर्क बनेगा, तो जियो भी यही कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकता है, अपना एक बड़ा नेटवर्क बना सकता है और जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल कर सकता है। ये लोग इंश्योरेंस में भी हैं, ये लोग लेंडिंग में भी हैं, तो अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स को ही अपने इस नेटवर्क में सेल करके दे कैन अर्न द प्रॉफिट्स। तो नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज एएमसी बिजनेस। अभी ये प्रपोज है, इट इज प्लानिंग, जियो फाइनेंशियल इज प्लानिंग टू कम अप विद इट्स एएमसी विद अ जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसी कंपनी इन द वर्ल्ड। इनके पास सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो ये कंपनी इंडिया में जियो के साथ दोबारा आ रही है। दोबारा क्यों आ रही है? पहले भी ब्लैक रॉक आ चुकी है इंडिया में विद डीएसपी म्यूचुअल फंड, बट यहां से थोड़ा सा इसको चैलेंज फेस करने पड़े और इनको वापस जाना पड़ा। क्यों? इसके बेसिकली दो रीजंस जो मैं फाइंड आउट कर पाया हूं। पहला रीजन, देखो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी है वो भी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, बहुत ज्यादा अलग तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एज अ, क्योंकि बड़ी नेसेंट इंडस्ट्री है, बड़ी नई है, अभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, हम पास्ट रिटर्न्स 1 या 3 साल के रिटर्न्स को देखते हैं और जिसने ये पास्ट रिटर्न्स अच्छे दे रखे हों 1, 3, 5 साल 10 सालों में, उन कंपनीज में हम पैसा लगा देते हैं। अब किसी भी नई कंपनी का एकदम से आना
म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना और एकदम से रिटर्न्स देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही कोई कंपनी रिटर्न नहीं दे पाती, थोड़ा-सा भी फ्लक्चुएशन आता है मार्केट में, तो हम वहाँ से स्विच करके दूसरे फंड में पैसा लगा देते हैं। तो ये स्विचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न जो हुआ, वो ये हुआ कि लोग जो डीएसपी म्यूचुअल फंड था ना, वो टियर 1 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता था। टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं कर पाए और आज के टाइम पे अगर आप ये देखो, तो सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड फ्लो आ रहा है, एसआईपी फ्लो आ रहा है, ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में आ रहा है। तो अब टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर बिलीव करते हैं अपने बैंकर्स पे। बैंक बैंक में जाते हैं तो बैंक में कोई बैठा है तो वो अगर कोई फंड या कोई भी म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर देता है तो उसी के थ्रू वो लगवाना चाहते हैं अपना पैसा और आज के टाइम पे हर बैंक अपना एएमसी रन कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इनका नहीं बन पाया था इतना बड़ा क्योंकि जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होगा, जितने ज़्यादा आपके लोग आपके म्यूचुअल फंड्स को बेचेंगे, उतना ज़्यादा आपका म्यूचुअल फंड बिज़नेस एस्टैब्लिश होगा और एयूएम बढ़ेगा। एयूएम इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये 2 फैक्टर्स बने और ब्लैक रॉक को इंडिया से वापस जाना पड़ा। बट अब इसकी री एंट्री हो रही है जियो फाइनेंशियल्स लिमिटेड में। तो जियो फाइनेंशियल्स को अगर एएमसी बिज़नेस में एक्सेल करना है तो इन 2 पैरामीटर्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। पहला द रिटर्न्स पैरामीटर कैसे ये इन लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे जो 1 से 3, 5 साल, 10 साल का रिटर्न देख के पैसा लगाते हैं तो वहां पे उनका बहुत बड़ा कंपटीशन होगा और दूसरा अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। डेफिनेटली दूसरे पैरामीटर पे जियो को एक एज मिलेगा क्योंकि जियो के पास डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो कर सकता है ये डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो जियो फाइनेंशियल विल बी एट एन एज और ब्लैक रॉक की एक्सपर्टाइज होगी जियो के साथ। तो मेरे हिसाब से ये जो रिटर्न्स वाला पार्ट है वो भी दे विल बी एबल टू टेक केयर। अब एक और बहुत बड़ा जो चैलेंज जियो के सामने आएगा वो है ऑलरेडी जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश प्लेयर है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एस्टैब्लिश प्लेयर इन द रिटेल ब्रोकिंग इज जीरोधा एंड जीरोधा हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द एएमसी लाइसेंस और उनको बहुत जल्दी एएमसी लाइसेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे इनको कैसे बीट करेंगे दैट इज विल द बिगेस्ट चैलेंज। तो ये हमें नहीं पता, आगे देखेंगे कि हाउ विल दे manage it, but if they are able to create a bigger competition to the Zerodha, then it will be definitely a very established business, very shining business। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अभी तक हम लोगों ने एक बहुत ही जनरल बातें करी, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया, बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं गया। एक जनरल सिनेरियो मैंने आपको दिखाया कि हाउ द जियो फाइनेंशियल्स विल बी एबल टू डिस्टरप्ट इन दीज 4 बिजनेसेस। अब हम देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल व्यू जियो फाइनेंशियल का ऑन द चार्ट। तो लेट मी शो यू द चार्ट ऑफ जियो फाइनेंशियल्स। तो ये मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है। व्हाट यू आर सीइंग इज, देखो जियो फाइनेंशियल का बहुत ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है क्योंकि अभी ही ये मार्केट में लिस्ट हुआ है, बट फिर भी आई हैव ट्राइड। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक असेंडिंग ट्राइंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। ये मैंने ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और नीचे से ये लूज को जोड़ के स्लैंटिंग लाइन बनाई है। तो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ असेंडिंग ट्राइंगल। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, बहुत बड़ी कैंडल, एक बहुत अच्छी सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, एक लेवल 249 तक गया, उसके बाद रीटेस्टिंग हुआ। रीटेस्टिंग के बाद अगेन इट ट्राइड, अगेन रीटेस्टिंग एंड नाउ इट इज अगेन गोइंग अपसाइड। सो ये एक बेस बन चुका है, 231 के अराउंड एक बेस बन चुका है जियो फाइनेंशियल का। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो इफ यू पुट अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, तो लेट अस सी, अगर मैं एक यहां से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं और मैं ये देखूं तो दिस इज 38.2, 33 इज अराउंड 38.2 रिट्रेसमेंट, सो विच इज अगेन अ बेस। 38.2 रिट्रेसमेंट डेली लेवल पे इट फॉर्म्स अ गुड सपोर्ट लेवल। सो अगर जियो इस लेवल को मेंटेन रखता है तो वी कैन सी एन गुड अपसाइड इन दिस। Mark my friend, mark this word, this is not a recommendation. I am not telling you to buy or sell these stocks. You should definitely consult with your investment advisor. This is not at all a recommendation. I have only told you a technical view of Geo Financial. So I hope
यू हैव गॉट इनफ इंफॉर्मेशन, आपको काफी चीजें पता चली होगी एंड यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ द बेस्ट थिंग, बेस्ट वे टू एनालाइज दिस, गो टू द कंपनीज वेबसाइट, रीड अबाउट दीज बिजनेसेस, स्क्रीनर पे आप जा सकते हो, स्क्रीनर डॉट इन पे जाके आप इनके फाइनेंशियल्स देख सकते हो, और डेफिनेटली टेक्निकल्स तो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कर ही सकते हो। थैंक यू।